लास्ट 30 ईयर्स S&P में अगर किसी ने बेस्ट 50 डेज मिस कर दिए ना तो उसका रिटर्न नेगेटिव है। गोल्ड लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन जो बिजनेस जो रिटर्न दे पाएगा ना वो कोई भी असेट क्लास इंक्लूडिंग रियल एस्टेट आपको नहीं दे सकता। ये जो पांचवा चीज़ है ना डायरेक्ट इक्विटीज, वो इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा अल्फा है। मतलब आप जो ऑप्शन में पूरा माथापच्ची करके जो रिटर्न कमा सकते हो उससे 1/10 माथापच्ची करके रिटर्न यहाँ से आ सकता है। बचपन से बहुत देखा हुआ है कि पैसे का वैल्यू क्या होता है। तो लूजिंग मनी काइंड ऑफ स्केयर्स मी। फोकस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे होता है। आप कितने शेयर ले रहे हो तो रात को नींद नहीं आता है, और कितने शेयर लेने पे नींद आता है। जब भी मैं ग्रेजुएट हो गया 1992 में, आई हैड दैट हंगर टू मेक मनी। कहीं से 2 लाख रुपए बोरो कर लिया रिलेटिव से। वी स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग इन द मार्केट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। हम लोग गोवा में पार्टी कर रहे थे और यहाँ मार्केट गिरना चालू हुआ, कैपिटल जीरो हो गया। अल्टीमेटली कोई भी फंड मैनेजर जो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके आएगा तो प्राइस पे ही। दोस्तों, क्या आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़ना चाहते हो? अगर हाँ तो मेक श्योर ये एपिसोड आप एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में हमने बात करी मिस्टर राकेश पुजारा से, अ वेरी सीजन ट्रेडर। राकेश सर ने हमें सिखाया एक रूल बेस्ड तरीका, जहां पे हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई और राइड करना सीखा। साथ ही साथ उन्होंने हमें सिखाया एक मेथड जहां पे हम डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके उनका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्विकली जंप करते हैं आज के सेशन में और बात करते हैं मिस्टर राकेश से। राकेश सर, सो नाइस टू हैव यू ऑन द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात में। थैंक्स अर्जुन फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट। इट्स अ प्लेजर सर, आप आज यहाँ पे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका ना ईयर्स का नहीं डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर सर हम सब ना आपका थोड़ा जानना चाहेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहे। और इसके साथ ही मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया एज अ ट्रेडर जो आप आज तक मार्केट्स में बने हुए हो, और वो भी प्रॉफिटेबली मार्केट्स में बने हुए? तो डिफरेंट तो यही है कि ये जो गेम है वो सर्वाइवल का है, तो आपको आपका चिप्स जो है वो संभाल के रखना है। तो बेसिकली आपका लाइफ सेंटर अराउंड होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपना बैंक में कितना पैसा है उसके हिसाब से ही आप अपना पोजीशन बनाए, वैसे इन्वेस्टिंग करे या ट्रेडिंग करे, जो भी करे। सो हमेशा मेरा बैक ऑफ द माइंड में रिस्क रहा है, क्योंकि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो पैसे का वैल्यू बचपन से बहुत ज़्यादा देखा हुआ है कि पैसे का वैल्यू क्या होता है। तो हाउ डज इट लुक लाइक व्हेन यू लूज मनी, ओके। सो लूजिंग मनी kind of scares me, so that has helped me center around risk management, okay. So my पूरा फोकस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे होता है, और सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि जो जिसमें एज हो और रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक अल्फा जनरेट हो ही जाता है। ऐसा हुआ जब मैं TY BCom कर रहा था, दिसंबर 1991 की बात है। तभी दर्शकों को भी शायद पता है कि नहीं, बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा तेजी हर्षद मेहता का जो तेजी था, तभी काफ़ी हेडलाइंस में ये इतना स्टॉक ये बढ़ गया वो बढ़ गया। तो as a student we also got attracted to this, and since I am from a humble background I had that hunger to make money, okay. तो कहीं से 2 लाख रुपए बोरो कर लिया रिलेटिव से ब्याज पे, और we started speculating in the market without understanding anything. तो I was dependent on several other friends who were kind of trading in the market, और वो जो बोल देते थे ये लेना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ले लेते थे। और जो भी मार्क टू मार्क आता था, तभी तो कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम था, तो वी यूज्ड टू मैनेज मार्क टू मार्क। तो ये 2 लाख आप समझो ना, आप जब भी मैं ग्रेजुएट हो गया 1992 में, अपीयर हो गया, और हम लोग गोवा में पार्टी कर रहे थे और यहाँ मार्केट गिरना चालू हुआ और हमारा कैपिटल ज़ीरो हो गया। बाय द टाइम वी केम बैक फ्रॉम गोवा, कैपिटल पूरा ज़ीरो हो गया। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, एंड इट टुक मी सेवरल ईयर्स टू काइंड ऑफ पे ऑफ दैट डेट। सो बाई आई वॉज इन डेट सिंस आई थिंक 2000 के बाद सब सेटल हुआ। काफ़ी जॉब्स किए, ओवरसीज़ भी गया, कमाते कमाते पेमेंट किया, ये किया। 99 में आई केम बैक टू द मार्केट सेइंग दैट देयर इज समथिंग अबाउट दिस मार्केट विच अट्रैक्टेड मी, कि भाई यहाँ पैसा गया है, यहीं से आएगा, लोग पैसा बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। तो दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड बैक टू मी इन दिस मार्केट। 1999 आई जॉइंड दिस कंपनी कॉल्ड नमन सिक्योरिटीज़। वहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जो मार्केट का अट्रैक्शन था इतना था कि अकाउंट से धीरे धीरे डीलिंग, ये वो बिजनेस डेवलपमेंट। एंड देन when I left the company in December 17, I was the CEO of that company. Wow. And by that time I had trained more than 200 discretionary traders, equity traders, जो intraday लेते हैं या overnight लेते हैं। तो ये पूरा जर्नी रहा। Then I realized कि why not do our own venture? Mid life crisis हर एक को होता है। तो at the age of 46 I found this company called Compounding Wealth Advisors. I am a SEBI registered investment advisor, and
We are developing a lot of long short system, algorithm based systems, investment as well as trading system. So we'll talk about it as the conversation progress. हमारा विजन यही है कि भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो हर एक जन जनरेट करने का कोशिश करता ही है, लेकिन वो रिटर्न जनरेट करने में कितना रिस्क ले रहे हो आप, दैट डिसाइड्स। और रिस्क पे फोकस होने का यही कारण था कि बचपन से कभी पैसा बैंक में देखा ही नहीं था। तो पैसा चला जाएगा तो क्या, वो जो स्कैर है ना, तो पूरा सिस्टम हम उसके आजू बाजू बिल्ड करें। पैसा जाना नहीं चाहिए, जाए तो कम जाए, आए तो ज़्यादा आए। तो यही हम आगे बात करेंगे, ये सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड रिस्क पे फोकस करके अल्फा जनरेट कर सकते हैं। सर जैसा आपने कहा कि आपके लिए भी एक टाइम था जब आपने पैसा खोया, बिल्कुल दैट वाज अ लो पॉइंट इन योर लाइफ। तो सर आई थिंक एज अ ट्रेडर हर एक की एक जर्नी में ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको अपने पे डाउट होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए सही है या नहीं। हाउ डिड यू ओवरकम दैट पीरियड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बैक योरसेल्फ, ओके। फंडामेंटली क्या है, अपने आप पे बिलीफ होना ज़रूरी है। दूसरा होप्स होना ज़रूरी है। थर्ड, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि खाली आशा है तो हो जाएगा, नहीं। आपने क्या गलती करी उसको रिफ्लेक्ट करिए और उसको इम्प्रूव करिए। सो मैं 2004 में जब भी मैं फुल टाइम जॉब में था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था, तभी आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल्स। 6:30 को सामने मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाता था, रात शाम को ऑफिस ख़त्म करने के बाद 3 घंटा वहाँ टेक्निकल्स की स्टडी करते थे। और वही चीज़ सैटरडे संडे घर पे आके पूरा चार्ट देखते थे, उसको एनालाइज कर सकते थे, समझते थे कैसे करना चाहिए। तो यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट ऑप्टिमिज्म, आई एम बेसिकली ऑप्टिमिस्ट एंड ऑप्टिमिज्म समथिंग विच ड्राइव्स मी एंड क्यूरियोसिटी इज समथिंग कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सो वी ट्राई एंड फिगर आउट कि ये बंदा कर सकता है तो कैसे, मतलब वो कैसे कर रहा है उसको समझो, थोड़ा किसी से मेंटरिंग ले लो या समझने का कोशिश करो पैसा कैसे बन सकता है, एंड यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड। तो ये लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जैसे कोई भी बिजनेस का P&L होता है जिसमें रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो अब हमारा जो प्रोफेशन है उसमें रेवेन्यू क्या है, आपका जो ट्रेडिंग गेन्स या इन्वेस्टमेंट गेन्स है, और एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेस है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, STT है, ट्रेनिंग फीस है, सेमिनार फीस है, जो भी है वो नेट आपका P&L प्लस होना चाहिए। तो आपको दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली रेवेन्यू पार्ट एक्सेप्ट करो और एक्सपेंस पार्ट एक्सेप्ट नहीं करो, ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। बाउंस बैक होना ज़रूरी है। इसके लिए बॉर्न ऑप्टिमिस्ट होना, अपने आप पे भरोसा रखना, नई स्किल्स एक्वायर करना। हम कहाँ रिंग के ज़माने के लोग अभी एल्गोरिथम ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑटोमेटेड, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग अहेड, जो हमको भी करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये तो कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आपको करना तो पड़ेगा ही। राकेश सर, आज हम आपके स्टूडेंट हैं और व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर आपसे सीखने के लिए। तो आज की क्लास में आप क्या सिखाने वाले हो हमें? सो बेसिकली ये ट्रेडिंग का शो है, ट्रेडिंग विद ग्रो इज़ द टाइटल, ठीक है। तो आई एम प्रिज्यूमिंग के काफ़ी कुछ लोग ट्रेडर हैं। ट्रेडर लोग क्या मिस कर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। यस। तो ये मार्जिन आप क्या चीज़ का रख रहे हो, मैंने देखा काफ़ी ट्रेडर ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं। दे बिकम बिजी जनरेटिंग रिटर्न फ्रॉम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन यहाँ जो सिटिंग अल्फा जो बोलते हैं ना, कि सिटिंग लाइक अ डक, के ये अल्फा आपको उठा लेना है, वो छोड़ देते हैं। तो विल टॉक अबाउट दैट अल्फा फर्स्ट, कि आपको वहाँ से रिटर्न कैसे जनरेट करना है, मार्जिन में क्या रखना है और क्यों रखना है, वहाँ से चालू करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट द ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, कि वो जब क्या आपका मार्जिन हो गया, आपको एक अच्छा सा सिस्टम देने वाले हैं हम, इन्वेस्टमेंट सिस्टम, जिससे आप वो शेयर्स खरीद सके, मार्जिन में रख सके, प्लेस करके बाद में कैसे ट्रेड करना, उसका पूरा फ्रेमवर्क पूरा बात करेंगे। साउंड्स वंडरफुल सर, करते हैं शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि यहाँ जो भी है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, अपना रिस्क एपेटाइट समझ के करिएगा। कोई भी एग्जांपल हमने यूज़ किया है तो खाली एजुकेशन के लिए किया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और एजुकेशन इज समथिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई हैव बीन काइंड ऑफ एजुकेटिंग लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट माई लाइफ, एंड दिस इज़ वन मोर एफर्ट कि आपका जो ऑडियंस है उनको एक नॉच ऊपर लेके जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ आपका ऑडियंस यंग है, नया है, जिन्होंने कभी बड़ा क्रैश देखा नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट अभी भी इज़ वेरी नेशन टू देम। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, आप अपना रिस्क समझ के काम करिएगा। तो मार्जिन में आप क्या क्या रख सकते हैं। मार्जिन में मैंने देखा है काफ़ी लोग लेजर में क्रेडिट रखते हैं। अभी लेजर में क्रेडिट रखने का क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, आपको कुछ भी ब्याज नहीं मिल रहा है। वही चीज़ आप अगर लिक्विड में डालते हो, उसको प्लेस करते हो, आपको 90% मार्जिन मिल जाता है, उसमें 5-6% छूटता है, तो और ओवरऑल आपका 4-5% यील्ड बैठ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले, ETF कर सकते हैं, निफ्टी 50 में पैसा डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और डायरेक्ट इक्विटीज़ भी कर सकते हैं। ये 5 चीज़ है। तो ये जो 5वां चीज़ है ना, डायरेक्ट इक्विटीज़, वो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा अल्फा है।
मतलब आप जो ऑप्शन में पूरा माथापच्ची करके जो रिटर्न कमा सकते हो उससे 1/10 माथापच्ची करके रिटर्न यहाँ से आ सकता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सर ये जो मार्जिन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ जी। तो इन अ लेमैन्स टर्म इसका ये मतलब हुआ कि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदो, हाँ जी, एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करो, इनको प्लेज कर दो और उस मार्जिन पे ट्रेड करो। बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे ग्रो भी अलाउ करता होगा ये सब करना, काफ़ी ब्रोकर अलाउ करते हैं और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो वाइल दे आर बिजी ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑल दैट, दे फॉरगेट के मार्जिन रखने में भी अल्फा है। तो वो अल्फा के बारे में पहले बात करेंगे। तो हमने लास्ट 11, 12, 13 साल का बैक टेस्टिंग किया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना रिटर्न देता है। ठीक है। तो ये निफ्टी 50 की बात करें, ETF का बात करें, तो करीबन मोटा मोटा लास्ट 13 सालों में 13% रिटर्न आया है। ठीक है। और जब भी मार्केट नीचे गया है, जैसे मार्च 20 में मार्केट नीचे गया तो कितना ड्रो डाउन आया, जो ऊपर से पीक से कितना घटा, 39% घटा है। तो समथिंग कॉल्ड काल्मर, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर व्हेनेवर। तो 13% रिटर्न है और 39% ड्रो डाउन है। यही चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते, इक्विटी म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड, तो वी हैव पिक्ड अप बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप 10 म्यूचुअल फंड जिसका परफॉर्मेंस ठीक है। तो आपको खाली थोड़ा स्किल डेवलप करके अच्छे म्यूचुअल फंड पिक करना है, तो 13% का सीधा आपका 19% हो सकता है। ठीक है। अच्छे एडवाइजर से मिल लो या यूट्यूब पे काफ़ी एजुकेशन है, ग्रो का भी आई एम श्योर म्यूचुअल फंड सेक्शन होगा, वहाँ जाके आप थोड़ा एजुकेशन ले लो, तो यहाँ 5-6% ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अच्छे स्टॉक पिकर जो है ना, जो डायरेक्ट खुद इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, जो लास्ट 12-13 साल के मल्टी बैगर थे, कि मतलब हमने प्रिज्यूम किया कि आप अच्छे स्टॉक पिकर हो, जो काफ़ी लोग हैं, तो उनका रिटर्न क्या आता है, तो उनका रिटर्न मोटा मोटी 27 आता है। अच्छा, अभी इससे बढ़ जाता है और बिल्कुल बढ़ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, ये कर सकते हैं, थोड़ा माथापच्ची करो, अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढो, ये हो सकता है। ठीक है। और थोड़ा एजुकेट करो अपने आप को एंड स्टार्ट पिकिंग अप स्टॉक डायरेक्टली। ठीक है। आपका रिटर्न ये आता है, बढ़ जाता है तीनों के केस में। लेकिन एक मेरे को दिक्कत दिख रहा है कि ड्रो डाउन तो 40% के आजू बाजू ही है। जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, तो आपको एक एग्जिट मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा कि भाई 40% में नहीं ले सकता। तो एग्जिट मैकेनिज्म कैसे करना है वो आपको ये भी बताएंगे, एग्जिट मैकेनिज्म कैसे करना चाहिए। दैट इज वेयर द रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कम। सो वी हैव कंपेयर्ड दैट विद रूल बेस्ड सिस्टम। दैट हमारा एक रूल बेस्ड सिस्टम है जिसका नाम मल्टी कैप मोमेंटम ग्लैडिएटर है। 37% रिटर्न, 24%। तो रिटर्न तो ठीक है, चलो रिटर्न भी इंप्रूव हुआ। आई हैव नॉट वांट टू रिटर्न एट ऑल, आई एम इनटू ड्रो डाउन विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। आधा हो गया यहाँ से, बिल्कुल आधा हो गया। तो ये रूल बेस्ड अप्रोच करने से होता है। रूल बेस्ड अप्रोच मतलब एंट्री और एग्जिट, पोजीशन साइजिंग सब डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, तो आपका अल्फा बढ़ सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैसे बढ़ सकता है, विल टॉक अबाउट दैट। मैं इक्विटी क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इक्विटी में आप करिए, व्हाट इज द रीजन इज दिस स्लाइड। तो अर्जुन, ये स्लाइड अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यू कैन डेसिफर फॉर योर, आई हैव एक्सप्लेन यू दिस स्लाइड एंड आई विल ऐड टू इट इफ यू वांट टू डेसिफर दिस। तो आई थिंक आपने सर बेसिकली ये दिखाया कि डिफरेंट एसेट क्लासेस की यूएसए में पिछले 200 सालों में क्या रिटर्न रही है। बिल्कुल। तो आपने कंपेयर किया है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिल्स, गोल्ड और यूएस डॉलर को। लेकिन की एस्पेक्ट क्या है, देयर इज एनुअलाइज रियल रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद। जी हाँ। तो रियल रिटर्न क्या होता है, जैसे 5% इन्फ्लेशन है और 9% रियल रिटर्न है, तो आपका टोटल रिटर्न 14% है। 14% में जो 5% था वो तो इन्फ्लेशन का पार्ट था। तो मतलब आपका परचेसिंग पावर तो उधर का उधर ही रहा। तो आपने ऐड क्या किया, जो 9% था रियल रिटर्न वो ऐड किया। तो दिस इज 200 ईयर हिस्ट्री। अभी अगर आप खाली कैश रखते हो ना कबाड़ में, तो हर साल 1.5% डेप्रिशिएट होता है। ठीक है। अगर गोल्ड रखते हो तो 0.6 से अप्रिशिएट होता है। तो सर ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी होगा कि गोल्ड की भी जो रिटर्न्स हैं, रियल रिटर्न, इट इज ऑलमोस्ट मैचिंग इन्फ्लेशन। आप समझो इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर है। तो काफ़ी कुछ हाई पे अदर असेट क्लास में, जैसे गोल्ड लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन जो बिजनेस जो रिटर्न दे पाएगा ना, विच इज़ द लिस्टेड स्पेस, वो नहीं आ पाएगी। वो कोई भी असेट क्लास इंक्लूडिंग रियल एस्टेट आपको नहीं दे सकता है। इक्विटीज़ में इसीलिए होना चाहिए। उसका देखो ये रिटर्न ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, अभी 2.5 है 6, तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस। सी द टर्मिनल वैल्यू। यूएस डॉलर का टर्मिनल वैल्यू अभी 4 सेंट बचा है, खाली 4 सेंट। $1 4 सेंट रह गया। 4 सेंट रहेगा, जबकि गोल्ड का टर्मिनल वैल्यू अभी 3 गुना बढ़ा है, 3 ओवर 200 ईयर्स, खाली 3 गुना बढ़ा है आपका। बिल्स 264 विच इज़ वेरी डिसेंट। मतलब गोल्ड से तो गवर्नमेंट बिल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और गवर्नमेंट बिल्स से प्राइवेट बॉन्ड्स ने अच्छा किया है। फिर भी प्राइवेट बॉन्ड 3.5% में उसका रिटर्न, उसका टर्मिनल वैल्यू देखिए क्या है,
$1746. right. Now look at the terminal value of stocks. This is where the trick is. This is where the compounding takes place. This is where you लोग बोलते हैं ना कि it's not the timing, it's the time in the market. The more time you spend, the larger the base and the larger the wealth creation. तो अभी जो बड़े बड़े फिगर देख रहे हैं ना, इतना $1 billion का मालिक है, इतने $1 billion का मालिक है, वो क्यों है? क्योंकि they have been consistently compounding at 6.8 over and above inflation. सर ये जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है ये आपने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ दिखाया हुआ है कि स्टार्टिंग में नहीं दिखता, but as time progresses फिर ऐसा ब्रॉड होता है, फिर ये ब्रॉड होते जाता है ऐसा. तो इसके लिए बहुत समय बिताना ज़रूरी है मार्केट में टू अलाउ दिस काइंड ऑफ रिटर्न, टू काइंड ऑफ टेक प्लेस कंपाउंडिंग. मतलब यंग लोग जो भी 20-22 साल के या 18-20 साल के 25 साल के लोग हैं, उनके लाइफ टाइम में वो लोग डॉलर बिलियनर बन सकते हैं अगर वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करे, कंसिस्टेंटली कंपाउंड करे. तो जो राकेश झुंझुनवाला साहब ने किया, या विजय केडिया जी कर रहे हैं, या आशीष कचोलिया जी कर रहे हैं, या जो मुकुल अग्रवाल जी कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी वो रेस में नहीं है, हम आजू बाजू भी नहीं है. लेकिन वैसे सब हो सकता है जो बड़े बड़े बिलियनर है. हमने तो जॉब छोड़ा, बाद में ये सब समझ आया कि भाई ये सब भी पॉसिबिलिटी है. तो 6 साल पहले हमारा तो जर्नी चालू हुआ, तो अभी हम वो लाइन पे है. ऑफ कोर्स हमारा बेटा जो है वो शायद वो जर्नी पे जाएगा, क्योंकि वो उसको अर्ली एज में ये समझ में आया. तो ये सब मिस्टेक्स भी अर्ली एज में कर लो, समझ भी अर्ली एज में कर लो. आई थिंक सर आप बहुत सही बात कह रहे हो कि ये जो टाइप का कंटेंट है ये अवेलेबल ही नहीं होता था पहले. सो पीपल नाउ आर गेटिंग दिस फॉर फ्री ऑन प्लेटफॉर्म. थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू पीपल लाइक यू, ग्रो ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्रो, काफ़ी लोग ये अवेयरनेस कर रहे हैं. और ये सुनर यू नो द बेटर. यस. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जिम साइमंस हैज़ बीन कंपाउंडिंग हिज वेल्थ फ्रॉम एट अ रेट ऑफ 66%, एंड वॉरेन बफेट इज कंपाउंडिंग हिज वेल्थ विथ अराउंड 21-22%, 20-22% कैश वैल्यू. लेकिन वॉरेन बफेट इज वे रिचर देन जिम साइमंस, बिकॉज जिम साइमंस का कंपाउंडिंग 38 ईयर्स का है और उनका कंपाउंडिंग जो है 80 साल का है. तो टाइम इन द मार्केट. हाँ, टाइम इन द मार्केट. तो बावजूद इसके कि आप 3 टाइम्स रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आप काफ़ी पीछे हो, बिकॉज उन्होंने सफिशिएंट टाइम नहीं बिताया, दे स्टार्टेड लेट. सो ऑडियंस के लेसन यही है, सुनर यू स्टार्ट द बेटर. अगर आपका एज हो गया है तो आपके बेटे के बारे में सोचिए कि आपका बेटा जितना जल्दी चालू करे. अगर आपका एज नहीं है तो आप अब चालू नहीं किया है, कल सुबह से करिए. दैट इज द. सो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इक्विटी में एक तो समझ में आ गया कि 200 साल का जो रिकॉर्ड है, तो यूएस में जो हुआ ना वो इंडिया में रेप्लिकेट होता ही है. जैसे जापान पहले डेवलप हुआ 1945 के बाद में यूएस का नंबर आया, यूएस के बाद चाइना आया, अभी चाइना के बाद अपना नंबर है. मैं क्यों बोल रहा हूँ अपना नंबर है? ये जो इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, मतलब वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड करंटली. मतलब पूरी दुनिया में इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन है ना वो यंगेस्ट है, अराउंड 27 ईयर्स. सबका एज मिला दो, 140 करोड़ इंडियन का एज का एवरेज 27 ईयर्स है. सो एंड वी आर गोइंग टू अकाउंट फॉर 23% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030. ये स्लाइड वाइट ऑक कैपिटल ने दिया है, मिस्टर आशीष सोमैया, वो इज़ वेरी गुड फंड मैनेजर. और उनका एक प्रेजेंटेशन में से ये स्लाइड मुझे बहुत स्ट्राइक कर गया, तो आई थॉट इट इज़ गुड टू प्रेजेंट इट टू योर ऑडियंस. ये जो येलो लाइन है ना, ये भारत का लाइन है. तो वह ना पॉपुलेशन लाइन इज राइजिंग, वर्किंग पॉपुलेशन लाइन, दैट इज़ वेयर द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हैपन्स. यूरोप देखिए डाउन जा रहा है, चाइना देखिए डाउन जा रहा है, यूएस देखिए डाउन जा रहा है. अगर आप चाइना को ध्यान से देखें ना, चाइना करीबन 2005, 6, 7 के बाद डाउनवर्ड जर्नी पे है. तो आप चाहे तो चार्ट दिखा देना शंघाई का 2007 में टॉप बन गया, तब से मार्केट फ्लैटिश या नीचे है. तो ये इम्पैक्ट है राइट डेमोग्राफिक का. इसीलिए शायद दुनिया भर के फंड मैनेजर इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब ये होता है ना तभी एक्सप्लोजन होता है वेल्थ क्रिएशन में. इसीलिए हमारे मार्केट इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी ऊपर जा रहे हैं. और बार बार एक क्वेश्चन आता है, ये मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, और कितना, वो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ आज कि ये मार्केट और कितना ऊपर जाएगा. आपको ये क्वेश्चन आता है, ये मार्केट और कितना? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है. तो वो उसका जवाब है ना ये स्लाइड में. हमने ये पाया है कि जब भी मार्केट बढ़ता है बाद में क्रैश आता है. ये 2008 का क्रैश है. वहाँ से बॉटम से 6 गुना बढ़ता है मार्केट, हर बॉटम से. हाँ, ऐसा पास्ट में हुआ, आगे होगा ऑन एन एवरेज रहा है अभी तक. तो ये 2001 से 2007 का टॉप बना, 2008 में कितना बॉटम बना? 2200 का. ठीक है. वहाँ से 6 गुना कितना होता है? 12,000 के आजू बाजू.
ठीक है, जो 2019 में हुआ। 19 में बाद में 7,800 हुआ। ठीक है, अभी उसका 6 गुना कितना होता है? करीबन 42,000 के आसपास, 45,000। 45,000 के आसपास। और उसको जितना टाइम लगता है वो हमने टाइम एस्टिमेट किया, ये कितने टाइम में हो सकता है। तो हमें लगता है 2030 तक ये मार्केट जा रहा है 45,000 की तरफ निफ्टी। सर ऑलमोस्ट यहाँ से भी 2x है। जहाँ से 2x है। तो और कितना बढ़ सकता है उसका जवाब मैंने दे दिया। टाइम आगे पीछे हो सकता है, 6 साल, 5 साल में भी हो सकता है, 8 भी लग सकता है, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर है। ऐसा ही सिमिलर S&P और दाव में भी ट्रेजेक्टरी है। उसका चार्ट ये है, लगाया नहीं है मैंने, उसका भी ट्रेजेक्टरी ऐसा ही दिखाएगा, यहाँ से भी और बढ़ने का ठीक है, संभावना है, बढ़ेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से 2x हो सकता है और हर बॉटम से 6x ऊपर जाता है। ये प्रेजेंटेशन मैंने कभी दिया था, देखिए, और तभी निफ्टी क्या था, 17,800। 17,800 के टाइम पे ये प्रेजेंटेशन दिया था। ये स्लाइड मेरा दोस्त है राहुल प्रजापति कॉन्सेप्ट का, उसने एक प्रेजेंटेशन में दिया था। तो ये 2019-20 का स्लाइड है शायद, 20 के बाद का ही है, 2021 का है शायद, बराबर। 2020 का तो बॉटम बन चुका था। ये सर रादर 23 का है। 23 का है, 2023 का है। तो 2023 में हमने ये स्लाइड बोलकर डाल के बोला था ये मार्केट 45,000 की ये तरफ आपकी ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहा है। वही चल रहा है, 45,000 की तरफ जा रहा है। तो 25,000 तो वहाँ से 7,000 तो ऑलरेडी बढ़ गया। तो एक बिग पिक्चर होना जरूरी है माइंड में। तो आपको इक्विटी में रहना है और इंडिया में तो जरूर रहना है। सो इक्विटी में रहना है तो अभी कैसे रहे? मैंने कंक्लूड तो कर दिया मैंने इक्विटी में रहना है, लेकिन कैसे रहूँ? मैंने सब पैसा डाल लूँ, कौन सा स्टॉक लूँ? 7,000 लिस्टेड स्टॉक है, कितने मोटा मोटी 6.5-7 के आज लूँ। अभी मैं एज ए इन्वेस्टर करूँ क्या भाई? कौन से सिलेक्ट करूँ, कैसे करूँ? हर एक से एक ले लूँ, 10-10 ले लूँ, 5-5 ले लूँ, क्या लूँ, कौन सा स्टॉक लूँ? इतने सेक्टर। तो उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अपन ले लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इक्विटी में आने का मन तो है मुझे झरिया नहीं मालूम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं और कैसे ये नेविगेट किया जा सकता है वो भी समझा देंगे। ये सारे प्रॉब्लम है। फेड पावल रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, इन्फ्लेशन किधर जाएगा, गोल्ड किधर जाएगा, क्रूड किधर जाएगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, चाइना मंदी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इंडिया का ग्रोथ क्या रहेगा, RBI रेट कट करे। अभी ये आम आदमी को थोड़ी समझ में आता है। करेक्ट। अच्छा, ये समझ में आ गया, चलो सब बराबर। इक्विटी में 7,000 स्टॉक है यार, कौन सा स्टॉक लोगे, कभी लोगे, कौन सा वैल्यूएशन पे लोगे? वैल्यूएशन समझ में नहीं आता है। आज इंडिया मार्केट को ट्रैक करने के लिए अगर आपको हर एक कंपनी ट्रैक करना है, यू नीड एटलीस्ट 50 एनालिस्ट इन योर कंपनी ट्रैकिंग ब्रॉडली सेक्टर्स एंड एटलीस्ट 40-50 एनालिस्ट चाहिए पूरा, अगर पूरा मार्केट आपको समझना है। तो ये आम आदमी के बस का काम नहीं है। तो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर आम आदमी। लेट्स गो अहेड। यही के प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी भी है। प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री कौन सा, सेक्टर कौन सा, यूनिवर्स कौन सा स्टॉक लेना, कभी लेना, कितना लेना, लेने के बाद कितना खड़ा रहना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंने ले तो लिया, अभी 10% बढ़ गया, कब एग्जिट करूं? कभी एग्जिट करूं? अच्छा, मैंने लिया और मेरा हाइपोथेसिस गलत हो गया तो मैं बुक कभी करूँ लॉसेस। ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन वेरीफाइबल नहीं है। डिस्क्रिशनरी वे में इन्वेस्ट करता है, देन इट सेंटर्स अराउंड इंडिविजुअल कि ये फंड मैनेजर अच्छा है, ये पर्टिकुलर स्कीम अच्छा है, या इसका स्टाइल अच्छा है, देन यू ट्राई एंड रेप्लिकेट। एंड वो भी आप नहीं कर पाते क्योंकि वो लेगा तभी बताएगा नहीं, लेने का बताएगा, फिर आप बेचोगे कभी वो बताएगा नहीं। तो ये सब का सोल्यूशन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, वी ट्राई एंड टाइम द मार्केट। कब खरीदें, मतलब अभी थोड़ा घटने दे, मुझे लगता है करेक्शन होगा, मैं ले लेता हूँ। तो आपको लगता है आप अकेले हो, ऐसे सोचते हो, आप अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया ऐसे सोचती है। एक आम आदमी ऐसे सोचता है कि भाई लेट्स ट्राई एंड टाइम, गिर जाएगा मैं ले लूँगा, ऊपर में टॉप में मैं बेच दूँगा। तो जो लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना, अगर उन्होंने 50 अच्छे दिन मिस कर दिए, 50 इन लास्ट 30 ईयर्स, ओके, इफ लास्ट 30 ईयर्स S&P में अगर किसी ने बेस्ट 50 डेज मिस कर दिए ना, तो उसका रिटर्न नेगेटिव है। आज तक की रिटर्न नेगेटिव है। नेगेटिव, दैट मीन्स अराउंड 1.5% ऑफ टाइम। सो सर, जितनी रिटर्न रही है S&P में सिर्फ 50 दिन की वजह से रही है ओवरऑल, बाकी ऊपर गया नीचे गया, सबका टोटल कर लो, 0 है। बेस्ट 50 का टोटल कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो it's very important to understand it's futile to time the market. The more you, unless you have framework कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। It's very important कि आप ये समझो, अभी हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है ना वो बोलेगा चलो ठीक है, आई विल फाइंड आउट अ वे कि मंदी कभी आने वाला है,
I will do some crystal ball gazing. I will consult some astrologer, some planet conditions, and I will find out कि मंदी कभी होने वाला है. अगर मंदी को भी आप अवॉइड कर लोगे ना तो भी आपका बेस्ट रिटर्न चला जाएगा. बताओ क्यों? क्योंकि बैड डेज और गुड डेज क्लस्टर में आते हैं. यानी कि किसी ने अगर एक दिन बैड डे बचा भी लिया तो हो सकता है एक गुड डे भी उसके साथ छूट जाए. सो आई रिमेंबर अ डे इन March 20 व्हेन मार्केट खुला, नीचे का सर्किट लगा और वही दिन मार्केट में ऊपर का सर्किट लगा, सेम डे. सो यू मिस बोथ. सो इट्स वेरी फ्यूटाइल टू टाइम द मार्केट. तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कैसे टाइमिंग करें. ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अवॉइड करने का मेरे हिसाब से तरीका है मेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, मतलब रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जिसमें हम बोलते हैं. ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का जो तरीका है उससे ये सारा मिटिगेट किया जाता है. अभी आप बोलोगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, तो ये रूल बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बोलो या ट्रेडिंग बोलो, बात एक ही है. सेंटर पॉइंट क्या है, रूल बेस्ड होना चाहिए. आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे क्योंकि हम मार्जिन की बात कर रहे हैं. हमें मार्जिन में डायरेक्ट इक्विटीज रखना है. तो इक्विटीज़ कैसे पिकअप करना है, इक्विटीज़ पिकअप करने में क्या क्या प्रॉब्लम आए उसको कैसे सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन में नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सॉल्यूशन. अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात किया. सो यू हैड सम क्वेश्चन इन माइंड अर्जुन. आई सो सर यू नो रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हो, ये सारी टर्म्स आजकल तो बहुत कॉमन है. बिल्कुल. और मैं बहुत एपिसोड्स में इस बारे में बात कर चुका हूँ क्योंकि मैं ये पर्सनली फॉलो करता हूँ. लेकिन सर इतने साल पहले से आप ये चीज़ें कर रहे हो, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, तो आपने कैसे फिगर आउट करा कि यू नो रूल बेस्ड मेरे लिए सही है और पैसा बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है? सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था इट वाज डिपेंडेंट ऑन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स. तो तेज़ी मंदी का माहौल चलता था. तेज़ी आए तो बहुत कमाया, मंदी आए तो पैसा वापस दे दिया. और पूरा हमारा कैश फ्लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसा लंपी कैश फ्लो पे नहीं चल सकता. यू नीड सिस्टमैटिक कैश फ्लो कि जहाँ आपको कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम आ रही है और आपका कंपनी चल रहा है. तो ये हमारे जहन में था कि पैसा रेगुलर तो आना, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए. तो रादर देन पुटिंग मैटर्स इन द हैंड्स ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, वी डिसाइडेड एट अ मैनेजमेंट लेवल कि हम मैटर्स अपने हाथ में लेंगे. दूसरा, हम खाली तेज़ी नहीं खेलेंगे क्योंकि तेज़ी अभी 2020 से आपने 3-4 साल तेज़ी देखा है, लेकिन बीच बीच में मंदी भी आता है और मंदी का दौर कभी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी चलता है. तो ऐसे में आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट भी चला जाता है, ब्रोकिंग रेवेन्यू भी चला जाता है. तो आपको कुछ ऐसा डेवलप करना है कि आपको पैसा मिलता रहे. तो दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ लॉन्ग शॉट ऑल्सो केम वे बैक इन October 2012 व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ. तो यहाँ से एक आइडिया आया कि भाई एक तो रूल बेस करना चाहिए. क्यों रूल बेस करना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज जो पूरा मॉडल है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाता है. आपको उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है. आज मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है ना, वो मतलब इमोर्टल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. वो मेरे बगैर भी चल सकते हैं अभी, क्योंकि सब रूल डिफाइंड है, सब कोडेड है. तो हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना था ये पूरा ट्रेडिंग का प्रोसेस. तो वहाँ से 2012-13 से मेरा वो प्रोसेस चालू है. अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ. रोज़ सुबह आके कुछ नया आइडिया आता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये करते ही रहना चाहिए. तो 12 साल तो हो गया है और मुझे लग रहा है काफ़ी समय बाकी है बिफोर आई कैन प्रोनाउंस माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर और अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टर और अ सिस्टमैटिक ट्रेडर. सर क्या चीज़ों को रूल बेस्ड करने से डज इट एक्चुअली हेल्प विद योर इमोशंस और स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करता है? सी, इमोशंस एंड स्ट्रेस लेवल एक अलग चीज़ है. रूल बेस करने से इमोशन में फ़र्क तो बहुत पड़ जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस को कंट्रोल करना है. तो पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क टॉलरेंस, आप कितने शेयर ले रहे हो तो रात को नींद नहीं आता है और कितने शेयर लेने पे नींद आता है, वो हर एक का एक इंडिविजुअल लेवल है. वो आपको असेस करना है. अभी कोई मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ कोई चीज़ का, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, फिर भी मैं बेच देता हूँ क्योंकि M2M बढ़ने लगता है. तो वो एक जर्नी है. हर एक को अपना एक एवोल्यूशन करना है और असेस करना है. देयर आर रूल्स अराउंड दैट कि कितना रखना चाहिए पर ट्रेड, कितना लॉस लेना चाहिए, लेकिन रूल डिफाइंड होना और आप अपने बिलीफ को ट्रेड कर रहे हो. जैसे मैं अभी आपको कन्वर्सेशन में बात कर रहा था कि मेरा ट्रेंड फॉलोइंग इज़ अ ग्रेट बिलीफ एंड दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ. So if I do anything contrary to trend following, I may not be able to hold on to the system. मेरा इमोशंस ज़्यादा चलेगा वहाँ पर. लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग में मैं थोड़ा सूदिंग होता हूँ. मुझे पता है कि इवेंचुअली ट्रेंड आता है, ऊपर का या तो नीचे का. सो वहाँ मेरा इमोशंस थोड़ा कंट्रोल में रहता है. तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स है. योर बिलीव्स, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर टॉलरेंस, आपका सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, बोरोड कैपिटल है, खुद का है,
खुद का पैसा ट्रेड कर रहे हो, किसी और का कर रहे हो, तो ये सब का एक कॉम्बिनेशन में एक इमोशंस बनता है, तो एक इंडिविजुअल जर्नी है ये। सर दैट इज व्हाई दे से कि सबका एक माइंडसेट अलग होता है। बिल्कुल। और आपको अपनी ट्रेडिंग को एक तरीके से कस्टमाइज करना होता है अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल, जो चीज़ एक के लिए चलती है वो एग्जैक्टली दूसरे के लिए नहीं चल हाँ, सकती है। तो आपको दूसरे से सीखना ज़रूर है, लेकिन दूसरे को 100% कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसका जर्नी अलग है, उसका स्टेज ऑफ लाइफ अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका फंडामेंटल बिलीफ अलग है, जो आपसे अलग होता है। हर एक का एक यूनिक जर्नी है, तो आपको सीखना सबसे है, लेकिन करना आपका खुद का है। जो फ्रेमवर्क हो आपका खुद का होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर बढ़ते हैं इसमें आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारे इश्यूज थे ना, जो इक्विटी पिकअप करने के इश्यूज क्या थे, कि पहले तो 7,000 में से कितना स्टॉक में रखूं। ठीक है 1500 स्टॉक हमने सेलेक्ट किए हैं, मैं आपका लिंक में दे दूंगा। ठीक है। आप वो 1500 स्टॉक यूनिवर्स रख सकते हैं। आपने मतलब टोटल यूनिवर्स में से 1500 1500 निकाल दिए। एनएससी लिस्टेड स्टॉक ठीक मैंने है। निकाले हैं, जिसमें ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी नहीं है, ये है अच्छी कंपनियां हैं। 1500 का लिस्ट हम लोग ठीक है। निकाला है, आपके लिंक में दे देंगे। ठीक है। स्टॉक्स कैसे बाई करना है उसका डेफिनेशन मैंने रूल अभी मैं आपको ठीक है। जो सिस्टम दिखाने वाला हूँ। स्टॉक कौन सा लेना है वो रूल बेस्ड लेना है, टाइमिंग भी रूल बेस्ड है, ठीक है। एग्जिट भी रूल बेस्ड है, पोजीशन साइजिंग भी रूल बेस्ड है। ओके आपको कितना परसेंटेज लेना है वो भी डिफाइंड हर है। चीज़ डिफाइंड है। हर चीज़ डिफाइंड है। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और एग्जिट का कॉम्बिनेशन से रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता ठीक है है। और मनी मैनेजमेंट भी। तो ये सारी चीज़ डिफाइंड है। ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि आप एक स्टॉक में एक परसेंटेज से ज़्यादा नहीं डाल रहे हो, Yes, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है। सेक्टर एग्नोस्टिक हो गया, क्योंकि जहाँ प्राइस एक्शन होगा वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ आपको। तो सेक्टर एग्नोस्टिक हो गया, मतलब ऐसा नहीं है सेक्टर मुझे पसंद है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जहाँ एक्शन है वहाँ मैं जा रहा हूँ। सेक्टर की बायस खत्म हो जाती बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये जो पिछले प्रॉब्लम मैंने दिखाया सारे का सॉल्यूशन ये है, और इसके कारण क्या आ जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, पीस ऑफ माइंड जो आपको चाहिए वो इससे आता है। राइट। लेट अस गो टू द सिस्टम एक्चुअल। हमने ये पूरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, पूरा एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव पैरामीटर, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन कंसेप्ट को कंबाइन किया और सारा रूल बेस कर दिया। व्हाट वी फंडामेंटली डू इज विनर को राइड करते हैं। इफ आई हैव टू समराइज, दिस इज द स्टेटमेंट, वी राइड द विनर्स एंड कट द लूजर शॉर्ट। लूजर्स में खड़े नहीं रहते हैं, एंड आई विल शो यू थ्रू लाइव पोर्टफोलियो के विनर्स को राइड करने पे आपको कितना परसेंटेज सिंगल स्टॉक में भी रिटर्न आ सकता है। सो ये पूरा वैलिडेटेड है, बैक टेस्टेड है, और वी हैव टेकन हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इजी टू यूज़ कर दिया है, जैसे स्मॉल कैश के प्लेटफॉर्म पे हमने लॉन्च कर दिया, और ये पूरा रोबस्टनेस चेक्स हमने किया हुआ है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। और मैं आपको अभी सिस्टम देने जा रहा हूँ, कम्प्लीटली फ्री है और कोई चार्ज नहीं है। आपको खाली उसको स्कैन करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और करेक्ट डिटेल भरिएगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग मिसचीफ करते हैं, गलत डिटेल भरते हैं, फिर हमारा जान खाते हैं कि हमको नहीं मिला नहीं है। तो करेक्ट डिटेल भरिए, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग व्यू आईडी करेक्ट भरिएगा तो आपको जल्दी एक्सेस मिलेगा। तो ये कम्प्लीटली रूल बेस हम लोग ने मार्च 23 में ये 6 स्मॉल केसेस लॉन्च किए थे। तो कुछ भी हम ट्रेड करने के पहले बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है। 10-12 साल 15 साल अगर ये सिस्टम चलाते तो इसको बैक टेस्टिंग मिलती, तो डेटा वैलिडेशन बोलो जो बोलो। तो दिस इज द डेटा वैलिडेशन ऑफ आवर 6 स्मॉल केसेस विच जनरेट्स अराउंड डिफरेंट। ये लास्ट कैप जैसे 18% जनरेट करता है, ये 41 करता है। कहीं भी 30 से ऊपर ड्रॉ डाउन नहीं आता। बिल्कुल कहीं पे भी देखो ड्रॉ। अच्छा, हम लोगों ने 6 का 6 कंबाइन किया। ओके ओके देखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन देखो अक्रॉस वेरियस स्मॉल केस क्या होता है, कंबाइंड ड्रॉडाउन देखो कितना हो गया अभी। अच्छा, और कम हो जाता है अगर सब 6 को एक साथ आप बिल्कुल, तो trade आपका करते हो, कंबाइंड invest रिटर्न देखो 31 हो गया। तो ये तरीका है, और ये क्यों होता है उसका कंसेप्ट आगे समझा। तो ये ड्रॉडाउन क्यों कम हुआ, इसका एक कारण है, वो भी मैं आगे समझाता हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एनएससी लिस्टेड ये पूरा सिस्टम है। ठीक है। सिस्टम का नाम है CW2 सिग्मा। ओके। करीबन 15,000 लोग अरे वाह, इसको यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। खाली उन्होंने क्या करा, स्कैन करा, ट्रेडिंग व्यू आईडी दिया, हमने उनको एक्सेस दिया है, ट्रेडिंग व्यू पे हमने उसको लिस्ट कर तो दिया वो है। सर आपका जो स्कैनर है वो बता देता है इन स्टॉक्स में अभी सिग्नल्स आ रहे हैं। हाँ, तो आपको स्कैन करके आप कोई भी अपना मनपसंद स्टॉक डाल दो, ठीक है। स्कैनर पे जाके देख लो बाय है कि नहीं है। ओके। अगर बाय है तो अभी उसका स्टॉप लॉस किधर है। ठीक है। और आपका हर ये वीकेंड टू वीकेंड है, हर फ्राइडे को शांति से आपका जॉब खत्म हो जाए, सैटरडे मॉर्निंग आधा एक घंटा सब स्कैन करिए, ठीक है। देख लीजिए आपका मनपसंद स्टॉक में ये बाय है कि नहीं है। तो सिंपल वीकली सिस्टम है। सिर्फ वीकली सिस्टम। आपको एक वीक में आधा घंटा काम करना है। ठीक है। पोजीशन साइज 2% ऑफ कैपिटल। ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख है तो एक स्टॉक में 2,000 से ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है। एंट्री रूल्स क्या है, वीकली क्लोज अबव अपर बॉलिंजर बैंड।
ओके, दिस इज तो बॉलिंजर बैंड, आपके दर्शकों को पता हो नहीं हो, आप बॉलिंजर बैंड को सर्च करिए। बॉलिंजर बैंड इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेक्निकल इंडिकेटर डेवलप्ड बाय जॉन बॉलिंजर। उसका स्टैंडर्ड सेटिंग है 20 और 2। ठीक है। 20 क्या होता है? 20 इज मूविंग एवरेज, ओके, एंड 2 क्या होता है? 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ द मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। तो जैसे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में काफ़ी फैक्टर को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो हियर वी हैव यूज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मूविंग एवरेज एज फैक्टर, ठीक है, एंड प्राइस। ओके। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने सिस्टम बनाया। तो सर सिंपली कोई अपने चार्ट पे अगर बॉलिंजर बैंड लगा लेता है वीकली पे और ये सेटिंग्स लगा देता हाँ, है, बिल्कुल। तो सिंपली जब उस बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई वीकली क्लोज आ रहा है तो वो बाय बन जाता है। ठीक है। अभी आपने बाई कर लिया, कैपिटल साइज क्या है? 2% से ज़्यादा नहीं लेना ठीक है, है। तो ये प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो गया। कौन सा स्टॉक लेना है? वो 1500 में से जिसमें सिग्नल आया है वो लेना है। ठीक है, तो 2% के हिसाब से आप मैक्सिमम 50 स्टॉक ले सकते हो। राइट। तो आपका कैपिटल खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 51 का सिग्नल आता है, आप उसको ignore नहीं ले करिए। सकते वो। नहीं ले सकते जब तक कि कोई स्टॉप Capital लॉस free नहीं नहीं होता होती। है, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, ठीक है। तब तक आप सिग्नल नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी एंट्री तो कर दी, अभी मैं एग्जिट कभी लूँ? अभी अभिमन्यु की तरह घुस तो गए, अभी वापस कैसे आए? चक्रव्यूह से। चक्रव्यूह में से बाहर निकलने का 3 तरीका है कि आपने लिया, वो चीज़ नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया? 20%। क्लोजिंग ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। Okay. फ्राइडे इनिशियल प्राइस से 20% नीचे चला गया, आप उसको बेच दो। अगर ये नहीं होता है, हो सकता है आपने लिया और ऊपर ही गया, नीचे आया ही नहीं, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको बोलते हैं। मतलब आपका गेन को भी ट्रेल करना है ना, गेन को प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो ये 2 तरीका है गेन को प्रोटेक्ट करने का। क्लोज बिलो 100 वीक मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और क्लोज बिलो एवरेज ट्रू रेंज। ATR इज एवरेज ट्रू रेंज विच इज़ अगेन अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने यहाँ पर 3 चीज़ यूज़ की, एक प्राइस, एक मूविंग एवरेज, ठीक है, दूसरा वॉलेटिलिटी एंड स्टैंडर्ड। ये 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन ठीक है। करके तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो जिसमें आप काफ़ी कुछ फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम इज़ 1 फैक्टर, वैल्यू इज़ 1 फैक्टर, क्वालिटी इज़ 1 फैक्टर, बीटा इज़ 1 फैक्टर। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ, तो ये एक पूरा वर्ल्ड है, आप उसको एक्सप्लोर करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। वी आर डूइंग इट इन अ मल्टीपल वे। सो वी हैव गॉट अराउंड 12 systems already listed on small case, and everything has a different logic. Closing below average true range 14 and उसका सेटिंग है 1.8। स्टैंडर्ड सेटिंग 1 होता है, उसको 1.8 करना है। ठीक है। अब ये 1.8 ही क्यों? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा Back test करके निकाला बैक टेस्ट किया, उसको ऑप्टिमाइज किया कि दिस सिम्स टू बी अ रीजनेबल नंबर। ठीक है। ये सिस्टम का इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिला? अनहोली ग्रेल्स करके एक बुक है बाय मिस्टर निक राज, एंड ही इज बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिमिलर सिस्टम फॉर 30 years in Australian market. It's generated around 30% per annum consistently. क्या अगर 30%? 30%। तो ये उनका कहना है, उनका प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है ये सब, और ये बुक अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं, अनहोली ग्रेल्स बाय निक राज। तो ये 2016 में मुझे इसका इंस्पिरेशन मिला था, और तब से मैं कुछ न कुछ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस इज स्टिल यूजिंग इन अवर। बट बेसिक फ्रेमवर्क ये है, कोई भी अपनी टेस्टिंग करके इसको इवॉल्व कर सकते हैं। आप इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हो अपने हिसाब से। यू कैन एक्सप्लोर अदर फैक्टर्स। मैंने बॉलिंजर बैंड लिया है, आप RSI यूज़ करो, आप और कुछ यूज़ करो, आप मोमेंटम ROC यूज़ करो, रेट ऑफ चेंज यूज़ करो, कुछ भी कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, राइट। आप कोई क्वांट बेस्ड मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। एंड सर वन क्वेश्चन, ये जो 20% स्टॉप लॉस है, वीकली कैंडल जब तक 20% नीचे क्लोज नहीं आपको होती, पूरा हफ्ता सो जाना है, कुछ मतलब करना है, डेली डे टू डे देखना नहीं है, कुछ फिर नहीं। फ्राइडे देखो। देखो अभी बोलेगा कोई 20% से ज़्यादा गिर गया, ये हो गया, आपका तो सबसे पहला एलोकेशन ही 2% है। कोई ज्यादा अगर लॉस वो आएगा स्टॉक नहीं। 0 हो गया तो क्या होगा? आपका कितना पैसा टूटेगा? 2%। तो शांति से बैठ जाओ। अभी ऐसा तो नहीं पूरा मार्केट 0 हो रहा है, तो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फ्राइडे तक आपको इंतजार करना है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि 20% घट के वापस कवर भी बढ़ हो भी जाता है। जाता है, तो आपका दोनों stop- दोनों तरफ है। हाँ, तो वो स्टॉप लॉस आपका बच जाता है। तो ये बात भी होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ये सिस्टम यूज़ करेंगे। दिस सिस्टम विल लुक लाइक व्हेन यू हैव एन एक्सेस टू द सिस्टम, आपको इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है वो है अपर बॉलिंजर बैंड, ये जो डॉटेड लाइन है वो एवरेज ट्रू रेंज है, और ये जो रेड लाइन है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है। ठीक है, तो व्हेन यू हैव एन एक्सेस टू द इंडिकेटर, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो ये पास्ट 2011 से हमने जो बैक टेस्ट किया और पोर्टफोलियो का पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, वन ऑफ द
स्क्रिप्ट इज CG पावर। ओके 23 अक्टूबर 2020 में सिग्नल आया है। ओके 25 रुपया 95 पैसा 95 पैसा ठीक है, आज भी खड़ा है, एग्जिट ही नहीं हुआ। एग्जिट नहीं हुआ। एंड कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 5 साल, 21, 22, 23, 24, 4 साल हो गया। दिस इज द पावर ऑफ रूल बेस्ड इन्वेस्टर। सर 25 से 800। 800, ऑलमोस्ट 2500%। कहीं पे भी आप देखो, जब भी पहला सिग्नल आया यहाँ पर, इफ़ यू गो समवेयर हियर, वहाँ पर सिग्नल आया था और इनिशियल स्टॉप लॉस कुछ 20 रुपये का था। ठीक है 20 रुपये कभी आया ही नहीं। ठीक है ना कभी उसने एवरेज टू रेंज का लाइन तोड़ा, ना कभी उसने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा। अभी आपका स्टॉप लॉस देखो 573 आ गया ATR के हिसाब से, और मूविंग एवरेज व्हाट इज द लेवल दैट रेड मूविंग एवरेज हियर या 470। 470। सो बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर गेन ऑल्सो। तो सर नॉर्मली बंदा क्या करता है, 25 की चीज़ 50 होती है, काट बिल्कुल देता बेच देता है। दैट इज वाई रिटर्न नहीं बनता है। रिटर्न बनता है, मैंने क्या बोला, अल्फा कहाँ से जनरेट होता है? अल्फा जनरेट होता है विनर्स को राइड करने से और लूजर्स को कट करने से। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइडिंग विनर्स। Correct. तो बीच बीच में देखो कितना घटता है, तो आपका पेट का पानी हिलना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स डू। झुनझुनवाला जी ने 100 रुपये में टाइटन लिया था, आज भी उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। बीच में 25 बार वो गिरा होगा, 30%, 35%, 40%, 50%, लेकिन उनका कन्विक्शन शायद फंडामेंटल स्टोरी पे था। ये कन्विक्शन हमारा है नहीं, फंडामेंटल का हमारा पकड़ नहीं है, तो हमारा कन्विक्शन ये टेक्निकल स्टोरी का हो सकता है। एक आम आदमी ये फॉलो कर सकता है, हर एक आम आदमी झुंझुलाना नहीं बन सकता है, लेकिन एक आदमी ये फॉलो कर सकता है और ये फ्रेमवर्क को फॉलो करके बड़ा बन सकता है मेरे हिसाब से। तो सर ये कहना गलत नहीं होगा कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग या रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो, दैट इज़ द वे टू कैप्चर बिग गेन्स। इतना बड़ा मूव मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कैप्चर करना, अनलेस यू नो द कंपनी इन एंड आउट, फंडामेंटल आप एनालिस्ट हो, जो हम है नहीं। अदरवाइज कन्विक्शन नहीं बन सकती कि ये 25 से 800 हो जाएगा। यहाँ देखो, आप जो बोल रहे थे इमोशंस को कैसे करना, अभी आपका इमोशंस कंट्रोल में है। मैंने कोई 25 रुपये में चीज़ लिया है, उसका स्टॉप लॉस 575 रुपीज़ है, यहाँ से 200 रुपया गिरेगा या 150 रुपया गिरेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन वो 150 रुपया मतलब 20%, 30% है, तो इतना तो आपको जगह, क्योंकि इन्वेस्टिंग है, ट्रेडिंग में कम दे सकते हैं, तो यही सिस्टम लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। सर ये जो 20% स्टॉप लॉस है, ये भी ट्रेल होता जा रहा है वीक टू वीक? बिल्कुल ट्रेल हो रहा है, देखो ना, ये साथ साथ में हो रहा है ना, ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रही Okay. है। ATR तो हर वीक का अलग आ रहा तो इनिशियल स्टॉप लॉस वहीं रहेगा? हाँ, एक बारी है। स्टॉप अभी इनिशियल तो आउट ऑफ पिक्चर, आउट ऑफ पिक्चर हो गया, अब यही 2 बचे हैं। यही 2 बचे। ठीक है तो हो सकता है एक वीक में बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो 575 के नीचे अगर यही वीक में आ गया समझो, ठीक है हाँ 573 के नीचे, Right. तो स्टॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे गिरे तो फिर यहाँ तक यहाँ पे आ जाएगा। ओके एक कुछ जैसे अडानी का कुछ बीच में हो गया था, बड़ा सा इश्यू हो गया, तो स्टॉक 30-35% गिर के, तो वो केस में आपको ATR काम लग जाएगा, राइट, ये जल्दी Exit के पकड़ लिए। लेगा। जी हाँ, मूविंग एवरेज को टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब दोनों चीज़ें। तो एक सर लाइव मेरे को यहाँ पे चीज़ दिखी, आपने वो एग्जांपल बताया था कि बहुत बारी होगा स्टॉक हफ्ते में 20% नीचे जाएगा या एक लेवल के नीचे जाएगा और उठ भी जाएगा। तो अब मेरा यूट्यूब चैनल है राकेश पुजारावर, जिसमें एक RVNL का स्टोरी मैंने शेयर किया हुआ है। RVNL हमारा एक एवरेज 10 करके सिस्टम है, उसने 46 रुपीज़ में लिया हुआ है, 600 का भाव है, अभी भी खड़ा है, और बीच में कितनी बार 30%, 40% गिरा है। तो ये मल्टीबैगर का जो जर्नी है ना, वो आपको समझना है कि आपको झेलना है उसको। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा बन गया, तो वो साइकोलॉजिकली मेकअप आपको रखना है। तो RVNL का स्टोरी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप भी देखना अर्जुन, आपके दर्शकों को भी बिल्कुल बोलता हूँ। सर। RVNL का स्टोरी मल्टीबैगर का मैंने शेयर किया हुआ है, लाइव पोर्टफोलियो में है, और वो 46 से आपको 600 में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो उसका पूरा जर्नी मैंने शेयर किया हुआ है। बिल्कुल सर। तो वी कैन हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ मेकिंग मल्टीबैगर। अनदर एग्जांपल इज JBMA, ओके 8/11/2021 को लिया हुआ है, अभी भी लॉन्ग खड़ा है, 122 में लिया हुआ है, 1600% अप है, ओके, कहीं भी एग्जिट नहीं हुआ है, आप देख लो, इनिशियल स्टॉप भी नहीं हुआ, कहीं भी एग्जिट नहीं हुआ। 1600% का गेन। JBMA, this is also part of one of our small caps portfolio. Let's go to the next. ब्रिटानिया, आपको लगता है कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप भी बढ़ता है, मार्की ब्लू चिप, ब्रिटानिया इज मल्टी, मतलब ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, यस बॉम्बे डाइम ग्रुप की कंपनी है।
वो भी 1000% रिटर्न देखी जाती है आपको। 283 में लिया था 2013 में और एग्जिट हुआ 2018 में। यहाँ पे ये जी हाँ। ATR यहाँ देखो ATR एग्जिट हुआ, नीचे क्लोज हो देयर गया यू एन एग्जांपल ऑफ ATR एग्जिट एंड नॉट मूविंग एवरेज। तो सर ये मतलब बड़ा अच्छा है एग्जिट्स लेने में भी, बिकॉज यहाँ एग्जिट हो गया और उसके बाद स्टॉक काफ़ी और टूटा है, तो आपने एक तरीके से पूरा ही मूव कैप्चर करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ हम लोग ने एग्जांपल क्यों दिए ताकि आपको पता चले। ये अनदर एग्जांपल है, ये स्टॉक अभी भी खड़ा है HBL पावर, राइट 2800% अप है, 20 रुपये में लिया हुआ अभी भी खड़ा है। तो सर ये जो 2% एलोकेशन है, अगर एक स्टॉक में 2800% बनता है, देखो 56% आ गया। 56% रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो पे 2% एलोकेशन। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग राइट द विनर्स। सो दिस काइंड ऑफ, अगर ये सिस्टम का करंट पोर्टफोलियो, ये इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है, ओके, इसी सिस्टम का है, इसी सिस्टम का ठीक है। है। एनुअल रिटर्न वो 25% जनरेट करता है, करीबन 31% एनुअल एवरेज रिटर्न, एक्सपोजर 90%, मतलब 90% ऑफ टाइम ये मार्केट में रहता है। कैपिटल डिप्लॉयड रहती है, जी हाँ, 10% ऑफ टाइम लिक्विड में रहता है। ठीक है, दैट इज़ वेयर द ड्रॉडाउन कम होता है। ओके, इसका ड्रॉडाउन है करीबन 39%, यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 39% है, विच इज़ इन लाइन विद एनी लॉन्ग ओनली सिस्टम्स। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स देखे कितने कम है, 642 इन अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, खाली 642 ट्रेड, वो भी 2% वाले। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब आपका पोर्टफोलियो करीबन आप समझो 2% के हिसाब से आप देखो तो 12-13 बार खाली चर्न हुआ है, मतलब साल में एक बार पोर्टफोलियो चेंज हुआ है। बहुत लेस फ्रीक्वेंटली इसमें ट्रेड्स आते हैं। रिटर्न आने का दूसरा कारण ये है, देखो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये जो आ रहा है 135% और लूजिंग परसेंटेज क्या है, 14%। अब हाउ कैन यू गो रॉन्ग? व्हेन यू लूज 15%, व्हेन यू गेन 135%। ऑलमोस्ट 10x होता है। तो दिस इज द क्रक्स, होली ग्रेल जो बोलते हैं ये है कि राइट द विनर्स। PF रेशियो 9 का है। दिस इज हाउ पोर्टफोलियो लोगों का ग्रो होता है, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो हमने आपको दिखाया। राइट, तो ये मोटा मोटी मेरी तरफ से सिस्टम तो मैंने आपको दे दिया, CW2 सिग्मा, आपको स्कैन करना है। ये उसका करंट पोर्टफोलियो है। आज की डेट में होल्डिंग्स क्या हैं? एज ऑन 13 September, दिस इज द होल्डिंग। यू कैन हैव स्पेयर फ्यू सेकंड्स जस्ट टू हैव अ लुक एट इट। लॉट ऑफ मल्टी बैग, सारी मल्टी बैगर्स हैं वैसे तो, बट ये 2400-2800 आपने दिखाई भी हैं एग्जांपल्स अभी। और जो लॉस मेकिंग थे वो पोर्टफोलियो से बाहर निकल गए हैं, तो लॉस बुक हो चुका है, प्रॉफिट को राइड कर रहा है। बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, 5%, 4%। क्योंकि बुल मार्केट है। राइट, बेयर मार्केट में हो सकता है काफ़ी स्टॉप लॉस हो गए, तो एवरेज आपका लॉस 15% है। यस, मतलब एक बार आपका पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका ये 39% ड्रॉ डाउन आता है। राइट, ऐसा है। तो उसका आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये उसका करंट पोर्टफोलियो है। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो तो ट्रेडिंग वाला है। हमने अभी तक क्या बात करा कि मार्जिन में आप इक्विटी रखो, ठीक है, इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी करो। राइट, उसका जो प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर दिया। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो अब, और काफ़ी वीडियोस है मेरे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे, आप वो भी देखिए। और एक मन बनाइए कि मुझे इक्विटी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि आप compete नहीं कर सकते हो बेस्ट ऑफ द मैनेजर्स को, जो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके रिसर्च कर रहा है, कंपनी से टच में है, उनको सारा इनसाइड आउट सब मालूम है, आप उसको compete नहीं कर सकते। राइट, अल्टीमेटली कोई भी फंड मैनेजर रिसर्च करके आएगा तो प्राइस पे ही कि भाई ये भाव में मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो इफ़ वी फॉलो प्राइस एज द प्राइमरी फैक्टर, आई थिंक वी आर कैप्चरिंग ऑल दिस विदाउट इनकरिंग दोज कॉस्ट। यस, So this is my way of kind of being a fund manager, David kind of a fund manager in the world of Goliath. Okay, so you are a David and the world is Goliath, where biggies like Morgan Stanley, JP Morgans of the world, with all the firepower they have, I think we can be a little systematic and create similar kind of return Right. without paying fees. So that was the idea. राइट। So any questions on सर this so ये far? जो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क आप जैसे बता रहे हो, हाँ। सो अब आपने एक प्रॉब्लम रिजॉल्व अभी कर दी हाँ, हमारी। अभी तक था वो प्रॉब्लम मार्जिन का था। राइट, अभी ट्रेडिंग का प्रॉब्लम कि मार्जिन तो आ गया मेरे पास, अभी ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो एक मेरा मॉडल है मोनालिसा जूनियर करके, ओके। उसमें 6 सिस्टम्स है। ट्रेडिंग सिस्टम्स 6 हैं आपके पास। तो पहली बात तो सिंगल सिस्टम पे ट्रेड मत करिए, यू शुड हैव अ डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम्स। बाय सिस्टम यू मीन कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी? कोई भी स्ट्रैटेजी रूल बेस्ड, जैसे आपने एट द मनी कॉल पुट बेच दिया, ठीक है, और कंबाइंड प्रीमियम का 10% आपने स्टॉप लॉस लगा लगा दिया, ये एक सिस्टम हो गई। ठीक है, ऐसे 6 स्टॉप सिस्टम लॉस हो गया तो वापस बेचो,
दूसरी बार स्टॉप लॉस हो गया तो वापस बेचो, फिर बंद कर दो। ठीक है। एग्जाम्पल ये आपका रूल हो गया, Right, कुछ right, भी हो right. गया। इट कैन बी रोलिंग स्टैडल, इट कैन बी टाइम बेस्ड स्टैडल, इट कैन बी इंडिकेटर बेस्ड, कुछ भी ऑप्शन का हो सकता है, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी फ्यूचर्स। Right. कोई भी रूल बनाए, एक सिस्टम बन गया। ठीक है। सिस्टम कभी भी एक ट्रेड मत करिए, मल्टीपल करिए। उसका क्यों करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल क्यों करना चाहिए। मैंने क्यों 6 सिस्टम बनाए, और एक सिस्टम से भी मेरा काम हो सकता था, मैं क्यों माथापच्ची करूँ 6 सिस्टम का। उसका बेनिफिट क्या है, क्यों 6 करना चाहिए, वो पूरा फ्रेमवर्क दिखाते हैं। बेसिकली देखो, रिटर्न, लेट्स गो टू द फ्रेमवर्क। ये 4 पिलर है ट्रेडिंग में। ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग के प्रोफेशन में रहना है लंबे समय तक, तो ये 4 पिलर्स को समझना है। आप ये मान रहे हो कि समझो आपके पास 100 रुपया है। एक लिवरेज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि लिवरेज जैसे आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, ठीक है। और उसमें आपने डाउन पेमेंट किया 10 लाख रुपए, अंडर कंस्ट्रक्शन है, डाउन पेमेंट किया, और समझो फ्लैट का भाव हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए एग्जाम्पल। तो आपका गेन कितना हुआ? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हुआ। आपने कैपिटल कितना लगाया? 10% ही लगाया। 10 लाख रुपए लगाए थे, तो आपका गेन 100% हो गया। राइट। लेकिन आपका एक्सपोजर कितना था? पूरा 1 करोड़ का था। 1 करोड़ का एक्सपोजर था। तो ये जो 10 और 1 करोड़ का डिफरेंस है ना, दैट इज अ लिवरेज। बेसिकली आपने 10 लाख देख के आपने 1 करोड़ का एक्सपोजर लिया, तो दिस इज 10x लिवरेज। ठीक है। तो भाव बढ़ा तो आपका कैपिटल 100% हो गया। 10% भाव घटा, आपका खत्म हो कैपिटल 0 हो गया। तो फंडामेंटली रिटर्न कम करना है, ज़्यादा करना है, इट्स अ फंक्शन ऑफ लिवरेज, हाउ मच यू वांट टू लीवर। अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट का 10% रिटर्न है, एंड इफ़ देयर इज़ अ वे टू लिवरेज दैट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो उसका रिटर्न 40% हो जाएगा। लेकिन उसके साथ रिस्क आता है, वो भी बढ़ जाएगा। वो भी बढ़ जाएगा। अगर 10% भाव गिरा तो आपका कैपिटल भी साफ हो सकता ठीक है। था। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? उसको कंट्रोल करना है डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज़ वाई मल्टी सिस्टम। उसको करना है नॉन कोरिलेशन, दैट इज़ वाई मल्टी सिस्टम। एंड उसको ऑप्शन से हेजिंग करना है। कोई भी आप ऑप्शन बेचते हो, सामने कुछ ना कुछ ले, ओपन मत छोड़ो, दैट इज़ हेजिंग, एंड दैट इज़ अ कॉस्ट यू हैव टू पे। उसका कॉस्ट बहुत आता है, लेकिन वो करना ही चाहिए, नहीं तो कभी भी कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है। लिवरेज सिस्टम का ये सबसे बड़ा। तो हम अभी देखेंगे ये कि लिवरेज से रिटर्न बढ़ता है, और रिटर्न के साथ रिस्क नहीं बढ़ाना है, तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, नॉन कोरिलेशन और हेजिंग। लेट्स गो टू हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई। यू कैन डाइवर्सिफाई अक्रॉस असेट्स, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कैश हो गया, ये वेरियस असेट्स है। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्टॉक्स हो गया, इंडाइसिस हो गया, स्टॉक्स में रिलायंस हो गया, टाटा पावर हो गया, दिस इज इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। देन स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन, आपने फ्यूचर का स्ट्रैटेजी बनाया, ऑप्शन का बनाया, ऑप्शन में मल्टीपल बनाया, डायरेक्शनल बनाया, नॉन डायरेक्शनल बनाया, तो ये स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इंडिकेटर बेस्ड बनाया, टाइम बेस्ड बनाया। नाउ द नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन इज टाइम फ्रेम। 15 मिनट के चार्ट देखो, 25 मिनट के देखो, 75 के देखो, 1 घंटे के देखो, डेली देखो, वीकली देखो, दिस इज टाइम फ्रेम डाइवर्सिफिकेशन। पोजिशनल करो, इंट्राडे करो, दिस इज टाइम फ्रेम। एंड द जियोग्राफीज, इंडिया करो, यूएस करो, हैंगसेंग करो, ये बड़े फंड मैनेजर्स। ये बड़े मतलब ये फ्रेमवर्क है। देखो, आपको अगर आज भले कितने भी छोटे हो, लेकिन सोचना तो बड़ा है, और ये फ्रेमवर्क है। आज छोटे हो, बड़े हो के, अगर ये फ्रेमवर्क लाइफ टाइम काम आने वाला है। करेक्ट। आप अगर 2.5 लाख से इसको ट्रेड कर रहे हो, और $2.5 बिलियन से कर रहे हो, फ्रेमवर्क यही रहेगा। तो ये लाइफ टाइम का, लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आपको जहन में उतारना है और उसको फॉलो करना है। आई एम गिविंग यू समथिंग टू स्टार्ट, देन यू इट्स योर जर्नी। तो ये नॉन कोरिलेशन का फंडा है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि इफ़ यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस 20 नॉन कोरिलेटेड असेट्स, ओके, आपका रिस्क, इनिशियल रिस्क, आपका जो प्रोबेबिलिटी था ना 40% था ये जो ऑफ लूजिंग मनी इन अ ईयर, ठीक है, इट गोज डाउन टू ओनली 1%। ओके। इफ़ यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस, ये प्रिंसिपल्स करके बुक है इसका, रे डालियो का, जिसमें होली ग्रेल करके ये पूरा समझाया गया है कि इफ़ यू हैव 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लूजिंग ईयर with one system, if you diversify across 20 systems, that risk reduces to 1%. तो नॉन कोरिलेशन का ये फायदा है। ठीक है। और लेट्स गो टू द सर, नेक्स्ट। ये नॉन कोरिलेशन मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप की आप स्ट्रेटजीज चला सो रहे हो। नॉन कोरिलेशन में आपको समझा देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। तो नॉन कोरिलेशन क्या होता है? काफ़ी लोग नॉन कोरिलेशन को इनवर्स कोरिलेशन से मिक्स कर देते हैं कि भाई एक पैसा बना रहा है तो दूसरा तोड़ रहा है, तो उसको नॉन कोरिलेशन समझ। दैट इज नॉट नॉन कोरिलेशन, दैट इज इनवर्स।
मतलब ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है. What is non-correlation? Non-correlation is when one system is making money, other system is making money. One system is making money, other system is losing money. Sometimes both are losing money, sometimes both are making money, sometimes this is making money, this is losing money. तो ये हो गया, वो बहुत रैंडम सा कोरिलेशन हो गया. अगर एक्सेल में आप फॉर्मूला डालोगे नॉन कोरिलेशन का एंड रिटर्न स्ट्रीम को आप पॉपुलेट करोगे उसमें, तो दो स्ट्रीम का अगर रिटर्न आप पॉपुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कोरिलेशन कितना है, हाउ आर दे मूविंग. सो इफ द कोरिलेशन कम्स जीरो, दैट इज नॉन कोरिलेशन. ठीक है. तो जनरली मैं 0 से लेके 0.3, 0.5 पॉइंट तक के नॉन कोरिलेटेड सिस्टम कंबाइन करता हूँ टू रिड्यूस माई ड्रॉ डाउन. वो फ़ायदा कैसे होता है मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. लेट्स गो. सो ये फ्रेमवर्क मुझे मिला था मैन हु सोल्ड द मार्केट, जिम साइमंस की बुक में मिला था बाय ग्रेगरी जुकरमैन. तो ये बुक, ये फ्रेमवर्क वहाँ पर है. वो बोल रहा है कि अगर एक असेट है, ठीक है, जिसमें 19% ड्रॉ डाउन हो सकता है, अगर ऐसे आप 100 असेट जमा कर लेते हो ना तो आपका ड्रॉ डाउन 2% हो सकता है. अगर आपने 100 असेट नॉन कोरिलेटेड जमा कर लिए, क्लब कर दिया इनको, हाँ, तो आपका ड्रॉ डाउन जो 19 था वो 2 हो गया. ठीक है. अगर आपने ऐसे 10,000 स्ट्रीम्स जमा कर लिए तो ड्रॉ डाउन इज 0.9%. सो बेसिकली प्रैक्टिकली व्हाट इज सेइंग इज यू कैन एक्चुअली हैव 365 डेज ऑफ प्रॉफिट इफ यू आर कंबाइनिंग 10,000 इनकम स्ट्रीम्स डिफरेंट. इनकी जो इतनी सक्सेस रहा है जिम साइमंस का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम. यस. तो इज इट बिकॉज कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अपनी कैपिटल को, इतनी स्ट्रैटेजीज में, इतनी मार्केट्स में, कि वो इस टाइप की स्टेट अचीव कर लेते हैं. बिल्कुल कर लेते हैं. जितना और इतना डेटा माइनिंग करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, रॉकेट साइंटिस्ट, PhDs, वो सबको एम्प्लॉय करते हैं. तो वी आर टॉकिंग बीटिंग देम विथ लकड़े का तलवार, राइट. लेकिन फिर भी ये फ्रेमवर्क से आप पॉसिबल है, जो मैंने फ्रेमवर्क इन्वेस्टमेंट का बोला. Correct. और ये फ्रेमवर्क पे आप काम करोगे तो ये पॉसिबल है कि Maybe आप not 10,000 बट 5, 5, 7, 10 जितना आप जितना कर पाओ. पॉसिबिलिटी 10,000 का है, क्योंकि उसको कम करना है. हाँ बिल्कुल. ये ड्रॉ डाउन है ना, उसको कम करना है. तो आपने भी अपने लाइव एक्सपीरियंस में देखा होगा, जो आई थिंक अब आप और मैं मिले थे 2019 में. जी. फिर आपने ही बोला कि आपने एक मेरा प्रेजेंटेशन देखा था 2021-22 में, जहाँ पर ये फ्रेमवर्क मुझे दिखाया था. आई एम श्योर आपको भी बेनिफिट हुआ रहेगा. आर यू फॉलोइंग दिस? सर एब्सोल्युटली. मेरे हिसाब से ये इट इज़ वन ऑफ द होली ग्रेल्स कि आप अगर डाइवर्सिफाई करते हो अपनी स्ट्रैटेजीज को, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रैटेजी कब चलने वाली है. सिंपल सी बात ये है. अगर मैं सोचूं कि यही स्ट्रैटेजी मुझे पैसा देगी, ऐसा नहीं है. हर एक का एक पीरियड होता है परफॉर्मेंस का. तो आप जब 5 या 10 डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज को मिला देते हो, तो जब किसी का नॉन परफॉर्मेंस चल रहा होता है, किसी का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही होती है, तो मिला जुला के वो एक एवरेज डिसेंट कंसिस्टेंट रिटर्न दे देती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये फ्रेमवर्क से इंस्पायर होकर काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग फैटर्निटी में. सो मैं आपके दर्शकों को भी मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप भी ये फ्रेमवर्क को स्टडी करिए और ट्राई एंड वॉक दैट पाथ. दिस इज अ पाथ विच विल प्रोबेबली हेल्प यू स्टे इन द गेम फॉर लॉन्ग. जो आपका चिप्स बचाना है ना, ये चिप्स यहाँ से बचेगा. ये जो है इसको कम करके बचेगा. ये 19 वाला, यहाँ अगर 0.10 पे जाओगे ना, तभी आप सर्वाइव हो पाओगे. गेम इज़ दिस, ये इसको यहाँ कैसे लेके जाना है. ट्रू. तो हम लोग कहाँ पहुँचे मैं बता रहा हूँ. हम लोग पहुँचे हैं जो मैंने मोनालिसा जूनियर जो बताया, उसके 6 सिस्टम से. एक सिस्टम का ड्रॉ डाउन 10% है, दूसरे का 14, तीसरे का 10, चौथे का 10, इसका 10. तो मोटा मोटी एक इंट्यूटिवली एवरेज ड्रॉ डाउन कितना दिख रहा है आपको? सर 14% के आसपास, 10%. 11-12 होना चाहिए. ये 10 है, ये 14 है, yes, तो yes, 10-11% के आजू बाजू एवरेज होगा. 6 सिस्टम में साथ में यूज़ करता हूँ. अभी इसको देखो, मैंने इसको 50% वेटेज दिया है, बाकी को सबको 10-10 दिया है. इसको 50% वेटेज क्यों दिया? सबसे कम ड्रॉ डाउन है. उसका इम्पैक्ट क्या आया देखो. कंबाइंड रिटर्न 28% आ गया. ठीक है. कंबाइंड ड्रॉ डाउन 4 पॉइंट. जो एवरेज 9 था वो 4 पे आ गया. बिल्कुल. तो ये हुआ नॉन कोरिलेशन के कारण. मैंने हर एक सिस्टम का कोरिलेशन रन करा. ठीक है. रिटर्न स्ट्रीम को पॉपुलेट करा और देखा कि सिस्टम 1 इज कोरिलेटेड विथ सिस्टम 1. ठीक है. इट इज़ 0.5 रिलेटेड टू 2, 0.25 रिलेटेड टू 0.25, 0.7 रिलेटेड टू सिस्टम 4, 0.67 एंड 0.0. सिस्टम 6 जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उससे बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है. राइट. उल्टा चलता है ये. हाँ, इसके कारण ड्रॉ डाउन कम हो जाता है. और रिटर्न का एवरेज रिटर्न आएगा डिपेंडिंग ऑन द एलोकेशन. अगर आपका 50 ये है और 10-10 ये है, आप एवरेज निकालोगे तो इतना रिटर्न आएगा. तो रिस्क आपने कम कर दिया, रिटर्न नहीं है. बिल्कुल. तो रिस्क मैंने कम किया डाइवर्सिफिकेशन से, क्योंकि हर एक सिस्टम के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन है और नॉन कोरिलेशन. और ये सिस्टम कम्प्लीटली हेज्ड है.
निफ्टी के ऑप्शन से। मतलब ओवरनाइट एक्सपोजर वैसे देखा जाए तो जीरो है, क्योंकि आपका ऑप्शन फोर्थ पिलर है वो हेजिंग यहाँ पे है। बिल्कुल हेजिंग है। तो ये पूरा क्रक्स है ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का। आप कोई भी सिस्टम उठा लो, उसको कंबाइन करो, आप खुद करिए तो आपको खुद को समझ में आएगा जैसे कोडाउन कम हो रहा है। ग्रेट सर, आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेमवर्क जो आपने दिया है, बिकॉज कोरिलेशन, नॉन कोरिलेशन, डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी सिंपली चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपना ओवरऑल रिस्क कम करना है। एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आपने देखा, देखो स्ट्रैटेजी का एज खत्म होता है, हर एक का एक शेल्फ लाइफ है। yes. कभी परफॉर्मेंस से अंडर परफॉर्मेंस में जाता है, वापस परफॉर्मेंस आता है। तो अगर आप इफ़ यू आर हुक्ड ऑन टू वन आइडिया और वन वे ऑफ वर्किंग, प्रोबेबली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक साल आपका नेगेटिव से। हमारा फंडामेंटल एम क्या है कि हमको हर साल कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, yes. पॉजिटिव हो, एज अ बिजनेस रन करना है इसको, और रिस्क एक लिमिट से बाहर नहीं जाए। तो ये उसका फ्रेमवर्क है, और आई एम श्योर कि ये फ्रेमवर्क कोई भी फॉलो करेगा उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जो हमने CW2 सिग्मा इंडिकेटर जो दिया है, वो आपको एक्सेस कैसे मिलेगा? आपको ये स्कैन करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म भरेंगे, आपका करेक्ट डिटेल डालिए, करेक्ट डिटेल नहीं डालेंगे तो शायद हम एक्सेस नहीं दे पाएंगे। तो मोबाइल नंबर, ईमेल, आपका नाम और ट्रेडिंग व्यू आईडी। ट्रेडिंग व्यू आईडी कहाँ होता है? ट्रेडिंग व्यू में ऊपर एक अपना नेम का ऑप्शन होता है, वहाँ ट्रेडिंग व्यू आईडी होता है। काफ़ी दर्शकों को वो भी पता नहीं होता है। और ट्रेडिंग व्यू आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई पेड वर्जन। तो ट्रेडिंग व्यू से हमारा कुछ लेना देना है नहीं, खाली हम लोग ने ये सिस्टम वहाँ पर कोड किया हुआ है। करीबन 15,000 लोग ये यूज़ कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, आप लोग भी यूज़ करिए। और फिर भी कुछ भी क्वेरी हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कभी भी ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, राकेश पुजारा 1 मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं राकेश पुजारा 1 करके, ये 729 लिखा है लेकिन राकेश पुजारा 1 है। और वहाँ पर मैं मार्केट आउटलुक भी डालता हूँ, तो आपके दर्शकों को शायद वो भी फ़ायदा। बिल्कुल सर। सेक्टर रोटेशन क्या हो रहा है, मार्केट क्या लग रहा है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, हर वीक में एक वीडियो डालता हूँ। तो आप 10 मिनट वो वीडियो देखेंगे तो शायद आपका ओवरऑल व्यू भी आपका क्लियर होता रहेगा। आई थिंक सर ने एक बहुत अच्छा इंडिकेटर और बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है फॉर इन्वेस्टिंग, जिसको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ही इज़ शेयरिंग द स्कैनर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा, विच आई एम श्योर आपको लगा होगा, तो प्लीज़ यू कैन स्कैन दिस एंड आपको फ्री एक्सेस मिलेगा उस स्कैनर का। और उसका आपको लिंक भी डाल देंगे आपको गूगल में। एंड सर ने उसका लॉजिक तो बता ही दिया है, जो बॉलिंजर बैंड बेस्ड है, बट स्कैनर से आपके लिए आसान हो जाएगा उसको फॉलो करना। बिल्कुल, इंडिकेटर आपको रेडीमेड प्लॉट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सर इतना कुछ आपने शेयर किया है, इन्वेस्टिंग हो और उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करनी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे क्लब करना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे जनरेट करनी है, बिल्कुल ये आइडिया शेयर किए आपने। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड इट्स माय प्लेजर एंड ऑल द कांग्रेचुलेशंस टू ग्रो फॉर बीइंग नंबर 1 ब्रोकर नाउ, एंड आई होप दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड स्प्रेड दिस इक्विटी कल्चर। एंड इक्विटी कल्चर ग्रो होने पे बिजनेसमैनों को कैपिटल मिलता है, तो बिजनेस भी ग्रो होते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम ग्रो होता है और वेल्थ जनरेशन होता है। सो थैंक यू फॉर पीपल लाइक ग्रो हु आर स्प्रेडिंग दिस कल्चर टू द tier 2, tier 3 city as well. So and thanks to people like you who are bringing knowledge free of cost to a larger audience, and we are in the business of democratizing everything. हम जो करते हैं आप भी करो, बड़ा सा दरिया है, थोड़ा हम पी रहे, थोड़ा आप भी पी सकते हैं। तो यही भावना है हमारी, और ऐसे वीडियो और भी बनते रहेंगे और कहीं ना कहीं और भी ज्ञान तो बढ़ता रहेगा। Thank you so much, sir, for all the information you have shared. Thank you for your all the hospitality and everything. Thanks, Arjun. Thank you. Yep. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.